नमस्कार दोस्तों। न्यूज़ डंका में महेश विचारे आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, इस 15 अगस्त को हम 75वां स्वतंत्रता दिन मना रहे हैं और आज इस सुनहरे मौके पर हम अंतर्राष्ट्रीय कानून के जानकार रिटायर्ड मेजर जनरल प्रवीण कुमार शर्मा जी से वार्तालाप करेंगे। उनसे बात करने से पहले मैं एक छोटा सा उनका परिचय करा देना चाहता हूं। उसके बाद हम अपनी वार्तालाप को शुरुआत करेंगे। शर्मा जी अमिटी लॉ स्कूल में कानूनी शिक्षा विभाग के डीन हैं और जज एडवोकेट जनरल विभाग में वे कार्यरत भी रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में हुई अंतर्राष्ट्रीय परिषद में वे शामिल हुए थे और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के मुद्दे पर इसराइल में हुई आयोजित परिषद में भी उन्होंने हिस्सा लिया था। बहुत बड़ा अनुभव उनके पास है अंतर्राष्ट्रीय लॉ के बारे में और इस अलग पहलू पे हम उनसे बात करके बहुत कुछ जानना चाहते हैं। जनरल साहब से बात करते हुए हम आज इस कानून से जुड़े हुए एक अलग पहलू को जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है जनरल साहब आपका न्यूज़ डंका में। धन्यवाद सर, आज हम 75वां स्वतंत्रता दिन मना रहे हैं और आज भारत में इन 75 सालों में बहुत कुछ देखा है, बहुत बदलाव देखे हैं। सेना के पूर्व अधिकारी के तौर पे आप इस दिवस को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? सबसे पहले आपके सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं आभारी हूं कि आपने मेरे को इस स्वर्णिम अवसर पर यह मौका दिया कि मैं आप सभी से बातचीत कर सकूं। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का दिन है। एक सैनिक के नाते तो हमारे लिए बहुत ही गर्व का दिन है, क्योंकि आज जब हमने 1947 के अंदर आज़ादी प्राप्त हमारे को हुई और उसके बाद भी इस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए हमने अपने दुश्मनों के दांत खट्टे किए 4 बार। तो इसको मैं बहुत ही सुखद दिन मानता हूँ और मेरा सौभाग्य है कि ये दिन देखने के लिए मैं आज मौजूद हूँ। किस तरह से देखते हैं आप इतने साल सेना में आपने सेवा दी है, देश के लिए त्याग किया है। किस तरह से देखते हैं ये जो बदलाव है, जहाँ जब आप सेना में ज्वाइन हुए और तभी से लेकर आज तक कितने बदलाव हो गए, किस तरह से देश की प्रगति जो है किस दिशा में जा रही है? महेश जी, काफी बदलाव देखने को मिले हैं। जब मैंने सन 1980 के अंदर सेना में ज्वाइन किया था अपनी ट्रेनिंग के बाद में, और उस टाइम में और आज के दिन में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा सहयोग मिलता है। और जो भी आप देखेंगे कि जो फ्यूचर वॉर्स होंगी, भगवान ना करे वॉर हो, लेकिन हमारी सेना तत्पर है। कोई भी अगर युद्ध होता है तो हमारी सेना हर तरह से हर क्षेत्र में तैयार है। लेकिन हाँ, ये है कि उस टाइम में और अब में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है और जितनी अच्छी तरीके से टेक्नोलॉजी पे हम काबू पाएंगे उतना अच्छा है। लेकिन हमारे सेना के अंदर एक बड़ा अच्छी कहावत है, इट इज द मैन बिहाइंड द गन। हम बहुत अच्छी बंदूक लेके आ जाएं, लेकिन अगर उसको चलाने वाला अच्छा नहीं है तो हम वो हमारे को कोई सफलता नहीं दे सकती। तो कितनी भी अच्छे शस्त्र आ जाएं, कितनी भी अच्छी टेक्नोलॉजी आ जाए, वो जब तक हम उस पे अच्छी काबिलियत हमारे अंदर नहीं होगी तब हम उसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि हर क्षेत्र में, चाहे युद्ध के क्षेत्र में हो या टेक्नोलॉजी को अपनाने के क्षेत्र में हो, भारतीय सेना हर दम आगे रही है। और ये देश ने भी देखा है कि कहीं पर भी कोई भी विपत्ति आई है तो सबसे पहले सेना को बुलाया जाता है, चाहे वो मैनुअल काम हो या टेक्नोलॉजी रिलेटेड काम हो, तो हर चीज के अंदर सेना तत्पर है और इस बात का मुझे बहुत गर्व है। निश्चित तौर पे सर, हम सभी को गर्व है सेना के ऊपर। जैसे कि एक सैनिक को हम लोग देखते हैं तो हमारे सामने एक ऐसा चित्र आता है कि सिर्फ एक सीमा पर लड़ने के लिए जाने वाला सैनिक, लेकिन आप जिस क्षेत्र में इतने साल काम कर रहे हैं, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय कानून का क्षेत्र है, वो क्षेत्र शायद कम लोगों को ही पता होगा। तो क्या क्या बताएंगे उसके बारे में, क्योंकि आपने उस क्षेत्र को चुना, आपने खुद लॉ किया और उसके बाद आप सेना में ज्वाइन हुए।
जी हाँ, मैं ये पहले तो बताऊं कि मैं एक 4th जनरेशन लॉयर हूँ। मेरे परदादा जी के ज़माने से और मेरे ग्रैंडफ़ादर फिर मेरे फ़ादर सभी इस पेशे में थे। मैं भी इस पेशे में आया, बस सिर्फ़ मैंने अपना यूनिफ़ॉर्म का कलर बदली किया, ब्लैक एंड व्हाइट से और मैं ग्रीन में आया और मैं बहुत खुश हूँ। मेरी पूरी फ़ैमिली इस बात से बहुत खुश है कि मैंने भारतीय सेना जॉइन की और सबसे अच्छी बात ये है कि जिस चीज़ की मैंने पढ़ाई करी थी, लॉ की जो मैंने पढ़ाई करी थी, उसका मैं अपनी सेना के लिए कुछ मैं उसमें से कंट्रीब्यूट कर पाया। एक जनरली एक बना दिया जाता है कि सेना का अगर कोई अफ़सर या जवान दिखता है, तो एक हाथ में व्हिस्की का ग्लास और एक सिगार होगा और वो ब्लडी करके बोलेगा और वो अ, मूछें तो चलिए मेरी भी बड़ी हैं, उसकी बड़ी मूछें होनी ज़रूरी हैं और सेना के कानून को ये सोचा जाता है कि एक बंद कमरे के अंदर वो भी अक्यूज़ जिस पे इल्ज़ाम लगाया गया, तो वो बस उसको हमने सज़ा देनी ही देनी है। ये बहुत बड़ा भ्रम है, जो आज मैं आपके माध्यम से ये सबको बताना चाहता हूँ कि जो सेना का जो भी कानून है, वो देश के कानून से हटके नहीं है। जो संविधान के अंदर जो भी दिया गया है, उसी आधार पर ये कानून बनाया गया है और हमारे भी जो कोर्ट मार्शल होते हैं, उनके अंदर जो वकील हैं, दोनों तरफ से वकील आ सकते हैं। कोर्ट मार्शल ओपन कोर्ट होती है और जो भी अक्यूज्ड है उसको वो सारे अधिकार मिलते हैं जो कि एक क्रिमिनल कोर्ट के अंदर किसी अपराधी को दिए जाते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि आपने पिक्चरों का जो बड़ा फेमस डायलॉग है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वो सेना में नहीं है। सेना आप समझते हैं कि किसी चीज़ के लिए है, सेना जानी जाती है अपनी तत्परता के लिए, अपना जल्दी काम करने के लिए। तो हम ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं करते, लेकिन हमारा जो भी न्याय प्रणाली है, वो दिन प्रतिदिन चलती है। तो हमारे लंबे-लंबे एडजर्नमेंट्स हम नहीं करते हैं, हम डे टू डे बेस पे कोर्ट मार्शल करते हैं, तो एक खुली कोर्ट के अंदर पूरा न्यायोचित तरीके से और हर किसी को न्याय दिया जाता है। इसके अलावा अ, सरकार ने आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल बनाए हैं, तो सेना के अंदर कोई भी अधिकारी या जवान जिसको अपनी सर्विस कंडीशंस का या अपने कोर्ट मार्शल का या कोई पनिशमेंट जो उसको मिला है, अगर उसको लगता है कि वो कानूनी तौर पर गलत है, तो आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल के अंदर अपील कर सकता है, जहां पर कि सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के फॉर्मर जजेस आके उसमें जुडिशियल मेंबर होते हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तो सर्वोपरि है। हर किसी को फंडामेंटल राइट है और वो फंडामेंटल राइट फौजियों से भी नहीं छीना गया है। तो वो तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जाके अपने फंडामेंटल राइट का अगर कोई हनन हुआ है, तो वो उसके विरुद्ध जाकर और वो सुप्रीम कोर्ट में भी अपील करते हैं। और वहाँ दोनों जगह आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल में भी और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी न्याय मिलता है। जिस तरह से आपने कुछ परिषदों में भाग लिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद के मामले पर हो, तो आज आतंकवाद का जो एक इश्यू है वो पूरे दुनिया में फैला हुआ है और उसकी चर्चा होती रहती है, किस तरह से उस पर काबू पाया जाए। क्या कहेंगे आपने जब आप उस परिषद में गए, तभी क्या जानकारी आपको मिली और किस तरह से आपने वो अप्लाई किया? जब इज़राइल के अंदर जब कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसमें करीब-करीब 80 देशों ने भाग लिया था, जिसमें सारे विकसित और विकासशील देश शामिल थे और एक मत से हर कोई ये चाहता था कि दुनिया से आतंकवाद का सफाया किया जाए। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ओपनली डिस्कस नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये मैं कहूँगा कि ऐसा कोई देश वहाँ नहीं था, जो ये नहीं चाहता था कि आतंकवाद पनपे, क्योंकि उससे एक देश नहीं, पूरे विश्व की प्रगति के ऊपर बहुत असर पड़ता है। जितना खर्चा आतंकवाद को मिटाने के अंदर लगाया जाए, उतना खर्चा अगर हम अपने देश की प्रगति के ऊपर लगाएँ, तो आज कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। ये ठीक है कि हमारे नेबर्स हैं, उनको शायद ये बात समझ में नहीं आती है, लेकिन
आप जानते हैं कि भारतीय सरकार और भारतीय सेना सक्षम है आतंकवाद से निपटने के लिए, और हम ही नहीं, बहुत से देश हैं जो इन परिस्थितियों से गुजर चुके हैं और गुजर रहे हैं, और उन्होंने भी एकजुट होकर आतंकवाद का सफाया किया है और करते रहेंगे, और वो हम भी करेंगे। आज इज़राइल जहाँ पर हुई थी, इज़राइल के खुद के अंदर कितनी दिक्कतें हैं। अब एक सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा कि अभी ये जो फ़िलहाल अफ़गानिस्तान में जो इश्यू चल रहा है कि अमेरिका ने अपना सैन्य जो है वहाँ से निकाल दिया है और अभी जो हालात हैं वहाँ के, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा तौर पे जो कानून का हनन जो है बड़ी संख्या में हो रहा है। तो क्या इस मामले में आप कुछ बता पाएँगे? मैं आपको बड़े साफ-साफ बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा इस बारे में ज्ञान नहीं है अफ़गानिस्तान के बारे में, लेकिन हाँ, ये है कि परिस्थिति मुश्किल है, भारत को पता है, और हमारा देश पूरी तैयारी रखेगा कि अगर अमेरिका के वहाँ से हटने से हमारे देश के ऊपर अगर कुछ उसका असर आएगा, तो हम सक्षम हैं, हम पूरी तरीके से उसका करेंगे। वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, काफ़ी देश इसमें लगे हुए हैं, कोशिश में हैं कि ये सुलझ जाए, और भगवान ने चाहा तो सुलझ भी जाएगा। तो लेकिन हाँ, हम हमें तैयार रहना है, और हम तैयार हैं। अभी इस आपके ये पूरे कार्यकाल में बहुत बार ऐसे हुआ है पाकिस्तान, भारत के बीच में लड़ाई छिड़ी है या चाइना और भारत के बीच में, बांग्लादेश और भारत का के बीच में हुआ। तो इस वक़्त जो सैनिक होते हैं दोनों देशों के, उसमें जो कुछ एक कानूनी तौर पे ये होना चाहिए कि किस तरह से सैनिकों से बर्ताव होना चाहिए, उसके बारे में भी कुछ कानून होते हैं। तो उसके बारे में क्या बताएँगे आप? देखिए, कानून है, जेनेवा कन्वेंशन के हिसाब से तो प्रिजनर्स जो है उनके लिए भी कानून है, और लड़ाई किस तरह लड़ी जाए उसके ऊपर भी इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं, और पूरी कोशिश की जाती है कि उन कन्वेंशंस को फॉलो किया जाए। ये तो आप भी जानते हैं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है 1971 की लड़ाई के अंदर, जिस तरह से करीब-करीब 93-94 हज़ार पाकिस्तान के सैनिकों को प्रिजनर ऑफ वॉर बनाया गया था भारत द्वारा। तो हमने, हमारी सेनाओं ने, मैं उस टाइम में फ़ौज में नहीं आया था, मैं 1980 में आया था, लेकिन जितना कुछ मैंने पढ़ा और जो कुछ मैंने समझा, हमारी जो सरकार थी, जो हमारी सेना थी, जिन्होंने जितने टाइम तक उन प्रिजनर ऑफ वॉर को रखा, अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के हिसाब से रखा, और हमारी तरफ से हमने कभी उसके अंदर ढील नहीं आने दी। तो हम तो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी प्रिजनर ऑफ वॉर हो, को अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के उसको राइट मिले। हम लोग फ़िल्मों में ये बहुत बार देखते हैं कि भारत की तरफ से जब भी कुछ कानून होते हैं, उनका ठीक तरह से पालन किया जाता है। लेकिन हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ है, जिस तरह से पाकिस्तान हो, चाइना हो, उनकी तरफ से बहुत बार इन कानूनों का हनन किया जाता है। तो आपके अनुभव क्या है इसके बारे में? तो उसका जवाब दिया जाता है, हम कानून का हनन नहीं करेंगे। देखिए, देश की हमारी एक संस्कृति है, और एक हमारा मानना है हमारे देश का कि हम पहले कभी किसी पे अटैक नहीं करेंगे, लेकिन हम पे कोई अटैक करेगा तो हम फिर उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दूसरा कि जो कानून है, हम उसको मानेंगे और देश के सामने एक मिसाल पेश करेंगे। जब अगर दूसरी नेबरिंग कंट्री नहीं मानेगी, तो उसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर उठाया जाएगा। आप भी जानते हैं किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर कुछ जो हनन हुए हैं, जिनको हमारे देश ने उठाया है। तो हम तो अपनी तरफ से कभी भी ये नहीं चाहेंगे, कभी हमारी सेना ये नहीं करेगी कि हम अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करें। आप बहुत सालों से इस क्षेत्र में हैं। आपके कुछ खुद के अनुभव बताइए जिस जहाँ पे आपने ये जो कानूनी कार्रवाई होती है आप शायद उसमें चेयरमैन रहे होंगे, आपके मार्गदर्शन पर वो चलता होगा। तो क्या कुछ अनुभव ऐसे बताइए जो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं? मैं आपको 2 चीज़ें बताऊँ, एक तो सबसे पहले जब मैंने 1980 में कमीशन प्राप्त किया, तो हमारे को 1 साल के लिए इन्फेंट्री के साथ अटैचमेंट करना पड़ता है, जो पैदल हुँ, सेना है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है फ़ौज की। हुँ, और वो जिन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में इतनी
कठिन परिस्थितियों में वो काम करते हैं, तो हर ऑफिसर को ये देखना होता है कि ग्राउंड लेवल पे सोल्जर किस तरह से काम करता है। तो मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं 13 महीने जो मेरे शुरू के नौकरी के थे, वो मैंने कारगिल के अंदर मेरी नौकरी वहां से शुरू करी। और इसके ऊपर मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि जब आपने कारगिल वॉर के अंदर जो आपने नाम सुने होंगे, जितनी भी पोस्ट के, तो मुझको भी मौका मिला एक सेकंड लेफ्टिनेंट के हैसियत से उन पोस्ट को जाके देखने का और ये समझने का कि किस तरह से क्या एक जवान की मेंटल स्थिति हो सकती है, क्या एक फिजिकल उसको चाहिए, क्या उसको खाना मिल रहा है, किस तरह। अब तो सिचुएशन फिर भी बहुत अच्छी हो गई, उस समय तो बहुत ही मुश्किल काम था। कारगिल वॉर के टाइम में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कंडीशंस थी। तो मैं एक कानून के जानकार होने की वजह से जज एडवोकेट जनरल डिपार्टमेंट में अगर मैं सीधा आ जाऊं और मैं ये ग्राउंड रियलिटी नहीं देखूं, तो अगर कोई मेरे सामने कोई पेश किया जाए कि इसने ये उल्लंघन किया है, तो मुझको पहले तो ये समझना चाहिए कि ये एक सैनिक था, ये कारगिल की पहाड़ियों में बैठा था। अगर इसने ये किया है तो क्यों किया है? तो एक आंख बंद करके कानून को फॉलो करना नहीं है। इसीलिए सेना चाहती है कि हर कोई किन परिस्थितियों में, किन मुश्किल हालातों के अंदर कोई नौकरी करता है, वो देखे, समझे और उसी हिसाब से कानून का पालन हो। तो मेरी भी कोर्ट मार्शल्स के अंदर मैं बैठा। और हमारा जो कोर्ट मार्शल होता है वो एक तरह से जूरी ट्रायल की तरह से होता है। जो जो ऑफिसर्स जो कोर्ट मार्शल के मेंबर्स और प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, वो दूसरे आर्म सर्विसेज से होते हैं, वो कानूनी एक्सपर्ट नहीं होते हैं। और हमारे डिपार्टमेंट से एक ऑफिसर जिसको जज एडवोकेट बोलते हैं, वो उसमें बैठ के पूरी प्रोसीडिंग्स को कोर्ट के बिहाफ पे कंडक्ट करता है और फिर बाद में कोर्ट को पूरा केस समराइज करके बताता है और उसके बारे में कानून बताता है। तो ये अपने आप में ही एक काफी बड़ा वो है। हालांकि ये हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो खुद समझते हैं, क्योंकि वो इन परिस्थितियों से गुजर चुके होते हैं, इन जो भी कंडीशंस हैं उनसे गुजर चुके होते हैं। फिर भी हमारा दायित्व ये होता है कि उनको पूरी तरीके से केस का समराइज कर दिया जाए, कितनी एविडेंस कहाँ लगती है, नहीं लगती है, और क्या इसके ऊपर कानून है, कितना सजा दी जा सकती है, क्या, वो हमारा काम है हम कोर्ट को बताना। बाकी गिल्टी है, नॉट गिल्टी है, कितना सेंटेंस देना है, वो कोर्ट कर। तो ऐसे कई इंटरेस्टिंग केसेस हैंडल करने पड़े। तो अच्छा भी लगता है, बुरा भी लगता है। कई बार लगता है कि क्यों इसने अपराध किया, कई बार लगता है कि भाई नहीं करना चाहिए, तो इसको ठीक सजा भी मिलनी चाहिए। कुछ ऐसे केसेस के बारे में आप बोलना चाहेंगे, कोर्ट मार्शल के नहीं हो लेकिन और भी ऐसे कठिन केसेस आपने सॉल्व किए होंगे? बहुत से केस हैं। देखिए, कोई किसी ने गुस्से में चाकू मार दिया, हम्म। या कोई आउटरेजिंग मॉडेस्टी का केस हो गया, हम्म। या कहीं कोई मिस अप्रोप्रिएशन का केस हो गया। हम्म। आखिर सोल्जर भी एक इंसान ही है, वो इसी सोसाइटी से उठ के आया है। तो कभी किसी परिस्थिति के अंदर गलती हो जाती है उससे, और ऐसा नहीं है कि हमारा जो सैनिक है या हमारे अफसर हैं वो गलती करके अपनी गलती माने नहीं। ऐसे भी मैंने कोर्ट मार्शल किए हैं जिसके अंदर की पहले दिन ही जो है अक्यूज ने खड़े होकर बोला, हाँ गिल्टी हूं, आप जो सजा आप देंगे वो मेरे को मंजूर। और कुछ होते हैं जिनको लगता है कि नहीं, तो वो तो उनका कानूनी अधिकार है अपना केस लड़ने के लिए, तो वो अच्छे अच्छे वकील भी लेके आते हैं। आर्मी भी एक डिफेंडिंग ऑफिसर देती है अपनी तरफ से। तो बहुत अच्छी 35 साल की जर्नी रही है, जिसके अंदर हर तरह से किया मौका मिला हाई कोर्ट्स के अंदर पेश होने का। हालांकि सरकारी वकील हमारी तरफ से आर्ग्यू करते हैं, कभी को भी ये लगता है कि वो उनको लगता है कि ये डिपार्टमेंट्स हैं, इनको शायद प्रॉपर जानकारी होगी, तो वो कभी हमसे भी पूछ लेते हैं। हमारे लीगल सेल्स हैं, हमारे ऑफिसर्स कोर्ट में खड़े होते हैं, तो कई बार कोर्ट डायरेक्टली उनसे भी पूछ लेती है। तो ऐसा 2-3 मौके मेरे को भी मिले, तो बड़ा अच्छा अनुभव है। और मैंने फिर ये सोचा कि 35 साल जो फौज ने मेरे को सिखाया, या मुझको जो मेरे देश ने दिया, अगर मैं थोड़ा सा भी उसको रीपे कर सकूं, तो
ये मेरा एक दायित्व होगा सोसाइटी की तरफ से, और इसीलिए मैंने प्रैक्टिस करने की बजाय और मैंने ये सोचा कि मैं बच्चों के बीच में जाऊं और उनको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग, एक लॉयर तो है ही है, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाने की कोशिश करूं। जो मैंने अच्छी चीजें सीखी वो मैं उनको उनके साथ शेयर करूं। जिस तरह से आपने ये सोचा कि लॉ करने के बाद आप डिफेंस ज्वाइन करें, तो क्या आज की पीढ़ी जो है, जो युवा है, वो चाहते हैं कि वो लॉ करने के बाद सेना बहुत में जाएं? कितनी संख्या बढ़ी है आज, यानी आप जब बहुत है, आपने किया था उसके बाद? बहुत है, बहुत इंटरेस्ट बढ़ गया है। और मैं आपको बता रहा हूं कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी में देख रहा हूं कि हर बैच के लिए बच्चे एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं। इतने बच्चे जाके, और एक जमाना था जब फौजी के बच्चे ही सोचते थे कि भाई फौज में चले जाएं। तो मेरा बेटा, मेरी बहू और मेरा सन इन लॉ तीनों आर्मी में है। तो एक वो जी, एक ये टाइम था। लेकिन आज जो कभी कोई फौज में जिनके घर से नहीं रहे हैं, वो बच्चे भी फौज में आना चाह रहे हैं। और लॉ लॉ का प्रोफेशन तो खैर बहुत ही अच्छा है। तो मैं बच्चों को यही समझाता हूं कि देखिए, अगर मैं 35 साल फौज में निकालने के बाद और यहाँ आके टीचिंग लाइन में आ सकता हूँ, तो इतना एवेन्यू है। हमारे ही अपने डिपार्टमेंट के कुछ कई अफसर हैं। एक तो हाई कोर्ट, मतलब हमारे तो फर्स्ट जज एडवोकेट जनरल थे जो ब्रिटिश के बाद जो बने थे, वो हाई कोर्ट जज थे। हमारे एक जनरल साहब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के मेंबर रहे। और फिर हम मेरे से जो एक सीनियर थे इसी डिपार्टमेंट के अंदर, वो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जज रिटायर हुए। और आज की तारीख में भी कम से कम 7-8 हमारे डिपार्टमेंट के अफसर हैं जो जुडिशरी के अंदर हैं। तो एक आर्मी में जाने के बाद में भी और इतनी स्कोप है, बड़ी खुशी होती है ये सब देख। क्या आप मानते हैं कि जैसे कि हर कोई चाहता होगा कि मैं सेना में जाऊं, उसका उनका ट्रेनिंग लूं, क्या आप मानते हैं कि हर कोई युवा जो है उसको ये ट्रेनिंग मिले ताकि उसमें एक डिसिप्लिन आ जाए और एक अच्छा नागरिक वो बन पाए? देखिए, अगर हम इजराइल को देखें तो वहां तो हर किसी को कंपलसरी ट्रेनिंग है। लड़कों के 3 साल, लड़कियों के लिए 2 साल। हमारा देश बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा देश है, और हमारी यूथ बहुत ज्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा कि खाली फौज में आके ही हम डिसिप्लिन हो सकते हैं। डिसिप्लिन तो एक अपने आप हमको समझना है। ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है जहां अगर आप डिसिप्लिन नहीं होंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं। डिसिप्लिन तो हर फौज का तो बैकबोन डिसिप्लिन है, लेकिन हर प्रोफेशन के अंदर डिसिप्लिन की जरूरत है। और हाँ, ये है, ज्यादा से ज्यादा लोग अगर फौज में आए, हमारा यूथ ज्यादा से ज्यादा फौज में आए, तो उनको भी समझ में आएगा। और उसके बाद में इसमें कोई डाउट नहीं है कि डिसिप्लिन का स्टैंडर्ड तो बढ़ेगा। लेकिन कंपलसरी हो या नहीं हो, ये तो फिर सरकार को देखना पड़ेगा। क्या इसकी जरूरत है या नहीं है, तो वो फिर एक सरकार को एक बड़े ऊंचे लेवल पे सोचने की बात है। हम्म। अभी बीच-बीच में एक चर्चा होती रहती है, वो है कुलभूषण जाधव, जिनके बारे में हम जी, लोग सुनते रहते हैं, वो एक केस चलता रहता है, जिनको पकड़ा गया है। तो क्या उसके बारे में कुछ आप बता पाएँगे? क्योंकि आप अंतर्राष्ट्रीय लॉ के बारे में जानते हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ। देखिए, इसमें कोई दो राह नहीं है कि उनके राइट्स का हनन हुआ। हुँ। और यही एक रीजन है कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने बीच में इंटरफियर किया। और हम तो धन्यवाद देते हैं हरीश साल्वे जी का, जिन्होंने इतने सक्सेसफुली उस केस को कंडक्ट किया। तो उस लेवल पे अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट शायद गलती नहीं करती अगर उनको ये नहीं लगता कि इनके जो राइट्स हैं उनका हनन किया गया है। तो हनन हुआ है। जो उनको राइट थे काउंसिल के, और जो भी और बाकी जो उनको राइट्स थे, जब उनको नहीं दिए गए, तो तभी अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने उसमें इंटरफियर किया है। तो हम तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो रिहा हो। हम लोग अभी 75वां स्वतंत्रता दिन मना रहे हैं। अपनी आने वाली जो पीढ़ी है, जो युवा है, उनको आप क्या बताना चाहेंगे?
हम तो चाहेंगे कि जो देश के लिए सबसे अच्छी चीज है, आज हमारी युवा पीढ़ी ही की परसेंटेज ही ज्यादा है। तो जब तक युवा पीढ़ी अपना दायित्व नहीं समझेगा देश के प्रति, उनको ये समझना है कि मेरे से ऊपर मेरा देश है, मैं नहीं हूं देश, लेकिन मैं एक कंट्रीब्यूटर हूं देश के लिए। तो हमारे को अपने देश के प्रति दायित्व समझना है। हमको जो इंडिपेंडेंस हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने और जो हमारी सेनाओं ने दी है, उसको बचाए रखने के लिए हमको हर पॉसिबल कदम लेना है। और ये छोटी छोटी चीजों की जो हम आपस में लड़ाई झगड़े ये सब करते हैं, इससे ऊपर उठ के हमको अपने देश की स्वतंत्रता को बचाए रखना है। और हमारे देश में बहुत काबिलियत है, बहुत काबिलियत है। और हम आज देख रहे हैं कि जो एक जमाना था ब्रेन ड्रेन का, वो खत्म हो रहा है। हमारा यूथ देश में रह के और कर रहा है, क्योंकि हमारा देश प्रगति कर रहा है। तो इससे मेरा तो सभी से निवेदन है, अपने यूथ से जिनके कंधों पर ये देश है, कि आप अपना पर्सनल इंटरेस्ट छोड़कर जो भी देश के लिए सबसे अच्छा है वो करिए। और कोई दो राह नहीं है कि आने वाले सालों के अंदर हमारा देश सबसे संपन्न देश होगा और हम नंबर 1 देश कंट्री माने जाएंगे इंटरनेशनल लेवल पे। हम सभी की ये कोशिश जरूर रहेगी कि हम लोग देश को आगे लेके जाएं। अभी इंटरनेशनल लॉ के बारे में आप इतना कुछ इतने सालों से कर रहे हैं, तो क्या आप मानते हैं कि ये लॉज जो है उनमें बहुत बदलाव आ चुके हैं अभी, जब से आपने शुरू किया 1980 से लेकर? मैं देखिए, लॉ जो है वो बनता है सोसाइटी के लिए, और लॉ कभी भी स्टैटिक नहीं हो सकता, रुका हुआ नहीं हो सकता। लॉ डायनेमिक होता है। हालांकि ये सोच के बनाया जाता है कि अगले कई सालों तक इसमें बदलाव ना किया जाए, लेकिन जिस तरह से टेक्नोलॉजी बदल रही है, जिस तरह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई नई चीजें आ रही हैं, तो उसी के साथ अंतरराष्ट्रीय कानून को भी बदलना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय कानून बदल रहा है, हर क्षेत्र में बदल रहा है, और वो एक्सपीरियंस के साथ ही बदल रहा है। अभी आज की तारीख में आप देख लीजिए कि इतनी साइबर क्राइम्स हैं, उस पर हर कोई, सारे देश उससे लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी भी एक कोई प्रॉपर साइबर लॉ नहीं है, हर कोई अपने अपने तरीके से उसको हैंडल कर रहा है, लेकिन ये एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। तो कानून बहुत बदली हुए हैं अंतरराष्ट्रीय लेवल के ऊपर, चाहे लेबर में ले लीजिए, चाहे विमेन राइट्स पे ले लीजिए, चाहे चाइल्ड राइट्स ले लीजिए, प्रिजनर्स में ले लीजिए। हर क्षेत्र के अंदर धीरे 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 जिस तरह से प्रगति हो रही है, जिस तरह से इंटरनेशनल लेवल के ऊपर चेंजेस आ रहे हैं, उसी तरीके से अंतरराष्ट्रीय कानून में भी चेंजेस आ रहे हैं, और अच्छे के लिए चेंजेस आ रहे हैं। आपने भी मैंने पढ़ा है आपका प्रोफाइल जो है उसमें ह्यूमन राइट्स में भी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है। तो क्या कहेंगे आज की स्थिति में ह्यूमन राइट्स के बारे में? देखिए, एक चीज हर किसी को समझनी चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, ये जितने भी ह्यूमन राइट्स हैं, अगर हम देखें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से ये सारे के सारे ह्यूमन राइट्स इनबिल्ट है। लेकिन हर राइट के साथ एक ड्यूटी भी होती है। तो जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, उसके ऊपर ही सबका जोर होता है, लेकिन जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जो हमारी ड्यूटी देश के प्रति है, हमको वो भी ध्यान रखना है। तो ह्यूमन राइट्स बहुत ही डेवलपिंग फील्ड है। हर रोज अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर नए नए इंटरप्रिटेशन आ रहे हैं। हर चीज को आज की तारीख में ह्यूमन राइट की तरह से देखा जा रहा है, क्योंकि ह्यूमन राइट क्या है, एक ह्यूमन के लिए जरूरी है, उसकी क्या बेसिक नीड्स हैं, वही एक ह्यूमन राइट है। मेरी जो भी रिक्वायरमेंट है वो ह्यूमन राइट है। लेकिन हमको ये देखना है कि मेरा जो ह्यूमन राइट है वो मुझे मिले, और लेकिन मैं ये भी देखूं कि मैं किसी दूसरे के राइट का हनन ना। तो राइट्स गो विद ड्यूटीज, ये हमको इसके बारे में बहुत ध्यान रखना चाहिए। जी जी जी।
जरूर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपकी एक अलग फील्ड जो है उसके बारे में, जो कि इंटरनेशनल लॉ और उसका सेना से क्या संबंध है, वो जानने की हम लोग को इच्छा थी, और ये आपने बहुत अच्छी तरह से हमें बता दिया। श्रीलंका की तरफ से मैं आभार प्रकट करता हूँ। फिर हम किसी और मुद्दे पर फिर एक बार कहीं मिलेंगे, मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। और मेरी तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर।